आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 3। तो यूनिट 3 में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास टू कैलकुलेट एक्टिविटी ड्यूरेशन इन नेटवर्क डायग्राम। सो फॉरवर्ड पास मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग we are moving towards the end of the PERT chart. That's why we say it's the forward pass. अगर हम backward move कर रहे हैं मतलब हम last activity से we are moving backward towards the first activity. So we say it's a backward pass. तो basically अगर हमारे पास दो activity है, फिर मैं पेंसिल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मेरे पास दो एक्टिविटी है, ये मेरी दो फर्स्ट एक्टिविटी है विच रिक्वायर, ये देखिए 7 डेज, यहाँ पे ये एक्टिविटी को 7 डेज लगता है और ये एक्टिविटी को 10 डेज। तो मेरी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो 10 डेज के बाद ही स्टार्ट होगा, तो इसका अर्लियर स्टार्ट हो जाएगा 10 डेज। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, with the help of example explain forward and backward pass to calculate the activity duration in the network diagram. So हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो बुक का एग्जाम्पल है वही मैंने दिखाया है। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज है, ए बी एंड एफ। ये तीनों हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जब ए कंप्लीट हो गया तो वी कैन स्टार्ट विद सी, बी कंप्लीट हो गया तो वी कैन स्टार्ट विद डी एंड ई, एफ कंप्लीट हो गया तो वी कैन स्टार्ट विद जी, एंड इट डिपेंड्स ऑन ई एज वेल। तो ई एंड एफ दोनों कंप्लीट हुआ तो वी कैन स्टार्ट विद जी, एंड देन सी एंड डी दोनों कंप्लीट हो गया तो वी कैन स्टार्ट विद एच। सो this is a typical activity diagram. Now backward pass में हम क्या कर रहे हैं, we start with the last activity and we are moving towards the first activity. So last activity latest finish for last activity is equal to earliest finish. We have to go backward. That's why latest finish for current activity, how to calculate, we have to use this formula, latest start is equal to latest finish for activity minus duration. Okay, so based on this example is given to you. देखिए इसमें फॉरवर्ड पास करके दिखाया है, अभी आपको इसी में आपको बैकवर्ड पास भी करना है। तो बैकवर्ड पास मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। ये फॉरवर्ड पास हो गया। अब मैं दोनों प्रोजेक्ट्स मुझे 13th वीक में खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे 13 लिख देती हूँ। अब मुझे ये बैकवर्ड मूव करना है, तो ये 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा। मीन्स इसको मैं 11 को स्टार्ट कर सकती हूँ और इसको मैं 3 वीक्स लगेगा तो मैं इसे 10 को स्टार्ट करूंगी। फिर अगर मैं ये बैकवर्ड मूव करती हूँ तो यहाँ पे ये 10 को खत्म होगा और ये 0 को स्टार्ट होगा। और सेम वे अगर ये एक्टिविटी 10 को खत्म होगी तो ये स्टार्ट कभी होगी, 3 वीक्स की एक्टिविटी है तो ये स्टार्ट होगी 7। फिर यहाँ पर ये 11 को खत्म होगा, ये भी हमारा 11 को खत्म होगा। तो ये स्टार्ट कभी होगा, आप इससे 4 वीक्स पहले देखिए। तो 11 को अगर ये खत्म करना है इस एक्टिविटी को, तो इसको हमको स्टार्ट कभी करना है, हमें इसे स्टार्ट करना है, इस एक्टिविटी को हमको स्टार्ट करना है 7, और इस एक्टिविटी को भी हमको स्टार्ट करना है, ये 3 वीक्स है तो इसको हम 8 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 8 के बाद 9, 10, 11, यहाँ पर 4 वीक्स की एक्टिविटी है तो हम 7 से स्टार्ट करके 11 को खत्म कर सकते हैं। अब ये वाली जो दोनों एक्टिविटीज 7 को स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे हम इसको 7 को खत्म कर सकते हैं और उसके 4 वीक्स पहले मतलब इसे हम 3 को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसको 8 को खत्म करना है तो इसे हम 4 वीक नंबर 2 में स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना है, जैसे 2 - 0 ये हो जाएगा 2, 8 - 6 हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 - 0 3, 0 - 0 0, फिर 7 - 4 आ जाएगा 3, 4 - 4 यहाँ पर आ जाएगा 7 - 4 आ जाएगा 3, और यहाँ पर 11 - 9 2, 10 - 10 0। तो हमारा ये भी फाइंड आउट हो गया कि हमारे पास फ्लोट टाइम कितना है। तो ये मेरा बैकवर्ड पास कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, क्रिटिकल पाथ, फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट एंड हैमकॉक एक्टिविटी। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि नेटवर्क में ऐसा पाथ जहां पर कि फ्लोट 0 होता है, दैट इज माई क्रिटिकल पाथ, और इसमें थोड़ा सा भी डिले हुआ तो एंटायर प्रोजेक्ट का शेड्यूल डिले हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। एंड देयर शुड बी मोर देन देयर could be more than one critical path in the project, and it specifies the longest path in the project, and there is no float in this critical path. फिर float क्या है? Float means float is equal to latest finish माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस ड्यूरेशन। तो ये आपको फॉर्मूला लिख के बताना है। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने हर एक एक्टिविटी के लिए ये फ्लोट कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पे मेरा फ्लोट आया था 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, ऐसे सब मेरा फ्लोट का वैल्यूज आ गया था। फिर फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट क्या होता है कि टोटल फ्लोट इज, इसका फॉर्मूला है टोटल फ्लोट इज LF माइनस ES माइनस ड्यूरेशन। Free float is ES means earliest start for following activity less than earliest finish for the current activity. Now interfering float means total float minus free float. And Hancock activity are activities which have 0 duration and to start at the same time as the first Hancock activity and to end at the same time as the last one. So they are used to represent overhead cost. Then we have next question, explain Bohem's top 10 software project risk and the different strategies for reducing it. So Bohem's top 10 risk क्या है? We have to identify these top 10 risk and we have to identify what's the reduction technique. तो first हो गया personal shortfall. तो shortfall के लिए हम क्या कर सकते हैं? Staffing the top talent, job matching, team building, training, ये सब हमारे methods हो सकते हैं। फिर realistic टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब अगर हमारा जो कॉस्ट टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट है वो हमारा गलत हो गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टेक्निक्स वी कैन अप्लाई फॉर एस्टिमेशन। डेवलपिंग रॉन्ग सॉफ्टवेयर फंक्शंस, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइपिंग वी कैन डू। डेवलपिंग रॉन्ग यूजर इंटरफेस, तो इसके लिए भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। टास्क एनालिसिस कर सकते हैं। यूजर इन्वॉल्वमेंट। गोल्ड प्लेटिंग मीन्स स्पेसिफाइंग अननेसेसरी things which are not present in the project. So we can go for requirement scrubbing, prototyping, design cost. Then late changes to requirement. So for that we can go for change control, incremental delivery. Then shortfall in externally supplied components. So for that we can go for benchmarking, inspection, formal specification, then contractual agreements, then shortfall in externally performed tasks. So for that we can go for quality assurance procedure and competitive design. Then real time performance problems. So for that we can go for simulation, prototyping and tuning. Now the next question is, write a note on project evaluation and review techniques. So this is a question on PERT. So PERT is device to support development of the Polaris missile in the late 1950s. CPM was developed for this in 1958 only. PERT is an activity on node network, whereas CPM is activity on arrow notation network. तो ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। देखिए PERT यहाँ पे एक्टिविटी हमने ऐसे बॉक्स के अंदर एक्टिविटी लिखा है, वेरेस यहाँ पर हमने एरो के ऊपर एक्टिविटी लिखा है। ये दोनों का डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट इंक्लूड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है? 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, स्टाफ कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड यूसेज चार्जेस। तो व्हाट इज स्टाफ कॉस्ट? स्टाफ की सैलरी, उनको हॉलीडेज का पे, टाइम शीट, ये सब हम लोग बनाते हैं, दैट इज माय स्टाफ कॉस्ट। ओवरहेड क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है, जैसे सर्विस चार्ज, स्पेस रेंट, ये सब हमारे ओवरहेड चार्जेस हो गए। और यूसेज मतलब जैसे हमारा टेलीफोन चार्ज, इंटरनेट का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दे आर ऑल यूसेज चार्जेस।
So next question is, what's the resource smoothing? Explain two different ways of prioritizing activities for resource allocation. Resource smoothing है, it's usually difficult to get specialist staff who will work odd days. That means to fill in the gaps, that means we have to employ the staff continuously. Hence we have to have more staff, but if we have more staff then there will be a problem that we have to have work for them. तो ये बेसिकली एक रिसोर्स स्मूथनिंग का कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो एक्टिविटीज है उसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि सबको इक्वल काम रहे एवरी वीक. अगर सपोज किसी वीक में ज्यादा काम है, किसी वीक में कम काम है, तो वो काम को हम पीछे के वीक्स में शिफ्ट कर सकते हैं. दैट इज माई रिसोर्स स्मूथनिंग. एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज मीन्स वेयर मोर देन वन एक्टिविटी इज competing for the same or limited resources. सपोज हमारे पास दो एक्टिविटीज है, दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, तो वी कैन जस्ट प्रायोरिटाइज विच एक्टिविटी इज मोर important and that can be completed first. So for that we use these two properties, total float property and ordered list property. So yes, we have completed one more question paper. So I hope you got the important questions और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. Thank you.